हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। बहुत बहुत स्वागत गणमान्य अतिथिगणों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का ये दिन बहुत गौरव और ऐतिहासिक दिन है। हम यहाँ एक ऐसा नेतृत्व की उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसने भारत की तस्वीर नहीं, तकदीर भी बदला है। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के समर्पित भारत का 12 साल पूरे होने पर आज विकसित भारत संकल्प अभियान का ये कार्यक्रम हमने ये कोरल को में आयोजित किया है। 12 साल बेमिसाल सेवा, सुशासन, विश्वास, विकास और जल कल्याण के पूरा 12 साल मोदी जी का जो नेतृत्व में भारत सरकार का, आप लोग सब जानते हैं कितना प्रभावशाली और विश्व का पटल में मैं इस कार्यक्रम में भारत सरकार के मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री, पार्लियामेंट्री अफेयर्स और मिनोरिटी अफेयर्स मिनिस्टर माननीय किरण रिजिजू जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत जोरदार तालियों से उनका स्वागत करता हूं। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी जी को भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस द्वीप समूह के भाजपा प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी जी को भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सेवा, सुशासन 12 साल एक कार्यक्रम का इंचार्ज मोहन हलदार जी को भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस सम्मान मंच और सम्मान सभागार सामने उपस्थित जितने प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं, सभी गणमान्य व्यक्ति लोग को मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम को आरंभ करते हुए मैं वंदे मातरम गीत के लिए सभी से मैं जो है आग्रह करूंगा अपने स्थान पर खड़े होकर। मातरम वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदा वरदा मातरम वंदे मातरम, वंदे
सम्मान देने के लिए मैं इस प्रदेश के अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी जी से निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री किरण रिजिजू को शॉल और बुके देके स्वागत और सम्मान करें। तो निवेदन करूंगा वो हमारा प्रदेश की अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी जी को पुष्प गुच्छ देके शॉल पहनाकर उनको सम्मान दें। जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। इस प्रदेश के प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी जी को पुष्प गुच्छ देके शॉल पहनाकर सम्मान देने के लिए मैं प्रदेश के महामंत्री परमशिवम से अनुरोध करता हूं वो आकर के उनको पुष्प गुच्छ देके सम्मान करें। वर्मा जी। तालियों से स्वागत करिएगा। अब 12 साल बेमिसाल सेवा सुशासन इस कार्यक्रम का इंचार्ज मोहन हलदार जी को सम्मान देने के लिए शॉल पहनाकर हमारा साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मनिंदर जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो शॉल पहनाकर उनको सम्मान दें। तालियों से स्वागत करिएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप लोग सब जानते हैं 12 साल मोदी जी ने इस देश को सेवा दिया। इससे पहले 13 साल सीएम के रूप में उन्होंने गुजरात में 13 साल उन्होंने अपना सेवा दिया। करीब 25 साल लगातार उन्होंने बिना रुके बिना थके 18 घंटा उन्होंने काम किया। उसका परिणाम है आज विश्व पटल पर आज देश बहुत ऊंचाई पर खड़ा है। ऐसे ही आज पूरा 12 साल की जो सफलता है, जो उपलब्धि है, जो हमने प्राप्त किया है, 12 साल की विश्वास विकास जन कल्याण जो कार्यक्रम के रूप में आज मंत्री जी उपस्थित है। मैं इस कार्यक्रम का इंचार्ज मोहन हलदार जी से अनुरोध करता हूं वो स्वागत भाषण से मंच को संबोधित करें। सबको नमस्कार। आज विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का श्री विजयमुखपुरम का इस प्रोग्राम में हमारे मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू जी को मैं स्वागत करता हूं। मैं हमेशा उनका एक्टिविटीज को देखता रहा, कभी सोचा नहीं कि इस मुकाम में आके मैं उनको स्वागत कर सकता था। मैं कभी देखा पार्लियामेंट में उनको गाइड करते हुए सभी एमपी को, कभी मैं देखा गांव में रास्ता में जंगल में जाके भी एक डाउन टू अर्थ एक पर्सन होके भी लोगों को हेल्प करते हुए मैं देखा और उनको रोल मॉडल के जैसा देखता रहा, सीखता रहा। आज हमारे बीच में आए, उनको मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे प्रभारी जी हैं रघुनाथ कुलकर्णी जी। इस प्रोग्राम का शुरुआत में उन्होंने अंडमान निकोबार फिर से पहले आए, एक पेड़ माँ के नाम का प्रोग्राम हमें शुरुआत करने में गाइड किए और कंटिन्यू गाइड करते हुए अभी फिनिशिंग की जगह पर आ गए। फिर से हमें गाइड करने के लिए फिर से अंडमान निकोबार में आए और इस प्रोग्राम में भी उनको मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे मेंटर, हमारे गाइड करने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जिन्होंने हर कदम पे मुझे गाइड किए, मुझे पूरा फ्री हैंड दिए। एक लाइन से बहुत सारे प्रोग्राम था, 9 प्रोग्राम्स था 5 तारीख से अभी तक,
कल और एक प्रोग्राम बाकी है, आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं, लेकिन उनका फ्री हैंड देने के कारण, उनका सारे काम करने के मुझे गाइड किए, जिसके कारण सारे प्रोग्राम बढ़िया से हुआ है और आशा करता हूँ कल भी बढ़िया से हो जाएंगे सारे अंडमान निकोबार में। तो उनको मैं स्वागत करता हूँ इस मीटिंग में। यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिजीवी, हमारे भाजपा के सीनियर लीडर्स, बहुत जन यहाँ पे पहुंचे हैं। आई एम डीपली ऑनर्ड कि आप सभी को मैं स्वागत करने के लिए ये मंच मुझे मिला। मैं आपको फिनिशिंग में एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक मजदूर का बेटा हूँ और किसान का बेटा हूँ। वहाँ से भाजपा ने मुझे यहाँ तक लेके आए और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे वाइस प्रेसिडेंट देके और इस इम्पोर्टेंट प्रोग्राम 12 इयर्स मोदी गवर्नमेंट, इस प्रोग्राम का इंचार्ज बना के मुझे जो सम्मान दिए, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरा प्रदेश अध्यक्ष जी को, मेरे गाइड को, और आप सभी को डीपली मैं फिर से वेलकम करता हूँ। आप सभी यहाँ पे आए, वेट भी करें और आज प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मोहन जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा प्रदेश का अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी जी, आप लोग सब जानते हैं, पूरा 11 महीना हुआ उनको बनके, बिना रुके एक विश्वास का साथ काम करते हैं और पूरा 11 महीनों में संगठन ही नहीं, हमारा ये द्वीप समूह का समस्या को भी प्रशासन का साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर का साथ लगातार जो है काम करते रहते हैं और एक ऊर्जावान नेता है और उनको पहचान जो है, उनका जो ऊर्जा का साथ, जिस आकर्षित का साथ वो भाषण देते हैं, वो उनका पहचान है। ऐसा हमारा प्रदेश का अध्यक्ष माननीय अनिल कुमार तिवारी जी को मैं प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए अनुरोध करता हूं, मंच में आकर अपना संबोधन से सबको संबोधित कर। मंच पर उपस्थित हमारे केंद्र में पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर एवं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जुझारू नेता, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। साथ में हमारे प्रदेश का सौभाग्य है, माननीय रघुनाथ कुलकर्णी जैसे हमको जो प्रभारी मिले, जो लगभग 14 साल तक महाराष्ट्र के संगठन मंत्री के रूप में काम किया। सैकड़ों एमएलए, एमपी, मिनिस्टर उनके हाथ से निकले हैं, उन्होंने बनाए हैं। ऐसे रघुनाथ कुलकर्णी जी जो निरंतर अंडमान निकोबार में प्रवास करते हैं और यहाँ की समस्याओं का समाधान करने में हमारा सहयोग करते हैं। 12 साल मोदी जी के जो हुए हैं इस कार्यक्रम के इंचार्ज, मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मोहन हल्दर जी, आज जो इस मंच का संचालन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रामदास जी, उनको कोई भी काम पार्टी से दो कभी वो ना नहीं बोलते और निरंतर पार्टी के संगठन में काम करते हैं। मेरे सभी विविध क्षेत्र से आए हुए मेरे सभी अतिथिगण, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शेखरन जी, संत समाज, महिला शक्ति, बुद्धिजीवी वर्ग एवं अन्य अन्य क्षेत्र से आज जो आए हैं, मैं उनसे पहले क्षमा याचना मांगूंगा कि मंत्री जी, एक विकास का कार्य जो स्वराज द्वीप में चल रहा है, जो टर्मिनल बन रहा है, इंटरनेशनल टर्मिनल, उसको देखने के लिए उसमें और क्या किया जा सकता है और उसको आधुनिक कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए गए तो विलंब हो गया। उससे भाजपा के सभी कार्यकर्ता आपसे क्षमा चाहते हैं। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। आपने अन्य दलों को देखा होगा, केवल चुनाव के समय में आपके बीच में आते हैं, लेकिन एक ऐसी विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा लगाया हुआ वृक्ष है, जो संगठन को मजबूत करते हुए, अपने संघ का आशीर्वाद लेते हुए आज पूरा विश्व का सबसे पार्टी बनी है। आज दुनिया का कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसके पास में कोई संगठन मजबूत हो। जो पार्टी 1951 में बनी,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हाथों से हमारा एक एक कार्यकर्ता के मन में दुख होता था। भारतीय जनता पार्टी का झंडा पूरा देश में, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ तक, पूर्व में, पश्चिम में, यानी काले पानी में भी कमल खिला। लेकिन जहां से हमारे जन्मे थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उस पश्चिम बंगाल में कभी हम अपनी सरकार नहीं बना पाए थे। हजारों कार्यकर्ताओं के त्याग से, तपस्या से, संगठन के निरंतर काम करते रहने से इस बार हमने पश्चिमी बंगाल में भी अपनी सरकार का निर्माण किया। मित्रों, आज हमने आपको बुलाया, केवल इसलिए नहीं बुलाया कि हमारा कोई चुनाव है, कि हम कोई चुनाव में आपसे वोट मांग रहे हैं। हमने इसलिए बुलाया, इस 12 साल के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का नाम ऊपर किया है, इस देश को जो मजबूती से आगे लेके गया है, उसके बारे में हमारे मंत्री जी आपको बताएंगे, जिससे कि आपको ज्ञात होगा। वैसे आज सोशल मीडिया का जमाना है, कोई चीज किसी से छुपी हुई नहीं है। पहले क्या होता था, आपने देखा होगा, नेहरू जी भूमि पूजन करते थे तो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद कांग्रेस पार्टी का दूसरा प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करता था। इंदिरा गांधी ने जो भूमि पूजन किया, उसका उद्घाटन राजीव गांधी ने किया। राजीव गांधी ने भूमि पूजन किया, उनका उद्घाटन नरसिम्हा राव जी ने किया। नरसिम्हा राव जी ने किया तो उनका मनमोहन सिंह ने किया, और मनमोहन सिंह जी ने जो उद्घाटन, जो भूमि पूजन के, वो कभी पूरे भी नहीं हुए। लेकिन आज जब मोदी जी किसी जगह का, किसी अनुष्ठान का भूमि पूजन करते हैं तो विद इन ईयर या विद इन 2 ईयर्स उसका उद्घाटन भी उनके कर कमरों से होता है। ऐसा भारतवर्ष ने करके दिखाया है। आपने देखा होगा, मैं अंडमान निकोबार के विषय में बताऊंगा। मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं, जब हम मुख्य भूमि जाते थे, हमारे यहाँ मेनलैंड और इसको आइलैंड बोलते हैं, तो हम जब वहां इंटरनेट की इतनी स्पीड देखते थे, इतना हम सोशल मीडिया में व्यस्त हो जाते थे, लेकिन जब हमारा श्री विजयपुरम के एयरपोर्ट में उतरते थे तो सबका चेहरा उतर जाता था, नेट एकदम खत्म हो जाता था। ये OFC केबल लाइन 2005 से चल रहा था। टेंडर होता था, टेंडर कैंसिल होता था, टेंडर होता था, टेंडर कैंसिल होता था, लेकिन OFC केबल लाइन चेन्नई से अंडमान तक नहीं आई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जापान की कंपनी को काम दिया, और 1 साल के अंदर में आज हमको जो अंडमान निकोबार में जो इंटरनेट की सुविधा मिल रही है, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली जैसी सुविधा आज हम लोग यहाँ पर भोग रहे हैं, जिससे हमारा टूरिज्म क्षेत्र में, हमारे रक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। माननीय मंत्री जी, आपने जो देखा, जो टनल देखा, ये भी मनमोहन जी के समय से कई बार टेंडर हुआ, कई बार टेंडर कैंसिल हुआ, 8-10 साल से बन के तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको शाहपुर जी को काम दे करके आज देखिए, हम लोग भी आइलैंड भी सीना तान के बोल सकते हैं, हमारे पास में भी एक उच्च क्लास का एक टर्मिनल है। ऐसे बहुत काम किए हमारा आइलैंड के लिए। अभी GNI प्रोजेक्ट जो आ रहा है, आप देखिए इससे कितना विकास होने वाला है और इससे चाइना कितना दबने वाला है। मैं आज सौभाग्यशाली हूं कि मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में जो मैं निकला था 1990 में, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि काम करने वाले को कोई भी पद कहीं पर भी दे सकते। कभी आपने नहीं सुना होगा, कोई बड़ी पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता बहुत बड़े उच्च स्थान पर जा सकता है। आपने देखा, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना, मेरे जैसा छोटा सा किसान का बेटा आज राष्ट्रीय पार्टी का अंडमान निकोबार का अध्यक्ष बना है। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरे व्यापारी वर्ग के लोग यहाँ ज्यादा बैठे हुए हैं, ऐसा कोई काम भी भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी जिससे अंडमान निकोबार के विकास में, इसकी गति में कोई कमी आएगी। मंत्री जी आपको बताएंगे, ये ऑयल एंड गैस का रिसर्च का काम 25 साल पहले शुरू होना था। रिपोर्ट पर रिपोर्ट जाती थी, अंडमान निकोबार में जो तेल और गैस का भंडार है, अगर 200-300 साल नहीं निकाला तो इसका लगभग 15 से 20% चाइना लेके जाएगा, क्योंकि तेल का बहाव उसकी तरफ में है, उसके समुद्र की तरफ में है।
लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने कभी विकास देश का नहीं किया, आज वो विकास को रोकने में अड़ंगा डालती है। सोनिया गांधी जी ने एक पीआई फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि जीएनई प्रोजेक्ट नहीं आना चाहिए, और कई एनजीओ लगाए। ये केवल चीन की ताकत पर ये हो रहा है। चीन नहीं चाहता है कि मलाका स्टेट में भारतवर्ष का दबदबा बढ़े। अगर ये जीएनई प्रोजेक्ट आया तो हमारी जीडीपी में बहुत एकदम उछाल आएगा। पहले आप देखते होंगे अंडमान निकोबार का न्यूज, काला पानी या कहाँ है, पासपोर्ट लेना पड़ता है क्या, देश के अंदर ही है क्या, लोग पूछते थे। आज ऐसा कोई दिन नहीं जाता है नेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में अंडमान निकोबार का नाम नहीं आता है। हमारे देश को, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, जो रक्षा के क्षेत्र में एक जमाना था, आतंकवादी पाकिस्तान के मुंबई में बम ब्लास्ट करते थे, कोयम्बतूर में बम ब्लास्ट करते थे, दिल्ली में बम ब्लास्ट करते थे। लेकिन जब से ये राष्ट्रभक्त सरकार बनी, आपने देखा होगा, अगर जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो देश के किसी भी कोने में कोई 12 साल से आतंकवादी की घटना नहीं हुई है। अभी पुलवामा के अंदर में हमारी बहनों का मांग का सिंदूर उजाड़ा था आतंकवादियों ने, और उन्होंने पहली कमजोर सरकार सोची थी, और आतंकवादियों ने बोला हम आपको नहीं मार रहे हैं, आपके पतियों को मार रहे हैं, ये बताओ जाके मोदी को कि मेरा सुहाग पाकिस्तान के आतंकवादियों ने छीना है। मित्रों, 2 दिन के अंदर तीनों सेनाओं को, सेनापतियों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुलाया, कहा स्थान आपका, समय आपका, छूट हमारी तरफ से, जो करना है करिए, लेकिन मेरी बहनों के सिंदूर का बदला भारत को चाहिए। मित्रों, कभी नहीं देखा होगा कोई सरकार ऑपरेशन का ऐसा नाम रखती है। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा और पाकिस्तान पर आक्रमण किया। पहला देश ऐसा बना जो 3 दिन के अंदर में पाकिस्तान को घुटनों पर लाके रख दिया। नहीं तो एक बार में युद्ध घुसने के बाद युद्ध से कब निकलेंगे ये कोई नहीं जानता। यूक्रेन और रूस आपके सामने है, अमेरिका, ईरान आपके सामने है। कई लोगों ने सोचा था ये पुराना भारत है, पाकिस्तान बहुत बड़ा डैमेज करेगा, लेकिन हमारी स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल ने जब उनके रक्षा क्षेत्रों को तबाह किया, वो एकदम घबरा गए, और ऑपरेशन सिंदूर आज भी बंद नहीं हुआ है। इसी के साथ मित्रों, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना इंतजार किया हमारे मंत्री जी को सुनने के लिए। इसलिए मैं अपने वक्तव्य को ज्यादा बढ़ाते हुए यहीं विराम देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत शॉर्ट ब्रीफ में आज अपना बात को रखा हमने। मैं अब आगे हमारा प्रदेश के प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी जी को आग्रह करूंगा। उससे पहले आप सब जानते हैं 12 साल मोदी जी ने इतिहास लिखा नहीं, इतिहास बनाया भी। 10 जून आप लोग सब जानते हैं, मोदी जी जो है निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा लंबे कार्यकाल निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ के अपना नाम दर्ज किया। ये बहुत बड़ा एक इतिहास दिन था भारत के लिए। ऐसा एक प्रधानमंत्री हम लोग को मिला। ये 140 करोड़ देशवासियों की विश्वास, अटल प्रयास, सब कुछ जो है इसमें जुड़ा हुआ है। विकसित भारत का संकल्प जो लिया मोदी जी ने, उसका विजय का पात्र है ये। मैं आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रघुनाथ कुलकर्णी जी को आग्रह करूंगा, ऐसे ही विचारों से हमें जो है मार्गदर्शन दे। श्री रघुनाथ कुलकर्णी जी। भारत माता की। पीछे अपने कार्यकर्ता है, हाथ ऊपर करो, मुट्ठी बंद करो। 12 साल अच्छे हो गए। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के हमारे प्रमुख वक्ता केंद्रीय मंत्री माननीय किरण रिजिजू जी, प्रदेश के अध्यक्ष अनिल जी, मोहन जी, रामदास जी, आप सभी गणमान्य व्यक्ति, बंधु और बहनों, माननीय किरण रिजिजू जी अपने साथ बैठे। मैं मेरा एक अनुभव साझा करता हूं। किरण जी, मैं जब
विद्यार्थी परिषद का काम करता था, उसके बाद कुछ चुनाव के लिए नॉर्थ ईस्ट में आता था। तो लगभग वहां पे एक गपशप चलती थी, चर्चा चलती थी, आप कहाँ से आए? तो मैं उनको कहता था मैं मुंबई से आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो वहां के लोग मुझे कहते हैं अच्छा आप इंडिया से आए क्या? लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 15, 20, 25 साल में जिस प्रधानमंत्री ने सदैव राष्ट्र इस प्रकार की जो भावना सामने रखकर देश के लिए काम किया, तो आज हमारे पूर्वोत्तर राज्य के नॉर्थ ईस्ट के बंधु हमारे साथ इतनी अच्छी तरह से घुल मिल गए। तो अब कभी जाता हूँ या वहां पे हमारे यहाँ आते हैं मुंबई में, दिल्ली में, तो पहले कहते हैं जय हिंद। ये फर्क है, ध्यान में रखो। तो मुझे लगता है कि इस 12 साल की देन क्या है? तो 12 साल की यही देन है कि हमेशा मोदी जी कहते हैं मैं नहीं, मेरे प्यारे 140 करोड़ देशवासी हो। इसका मतलब यह है कि मोदी जी ने खुद का कोई एजेंडा नहीं लाया। मोदी जी ने कहा कि राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम, मैं राष्ट्र के लिए काम करूंगा। यदि और कोई कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता तो पता नहीं क्या होता। इसलिए पहला मुद्दा हमारा है राष्ट्र प्रथम। और दूसरा मुद्दा, हम बार बार कहते हैं विकास के बाद, विकास के बाद, लेकिन मैं दूसरी बात आपको ये कहना चाहता हूं कि हम विकास भी करते हैं और हम विरासत भूलते नहीं है। अरे विरासत के साथ विकास। हमने राम मंदिर का भी निर्माण किया, हमने स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से अपना हवाई अड्डा भी बना दिया, हमने केदारनाथ में, हमने उज्जैन में एक अच्छा कॉरिडोर भी बना दिया, हमने हेवलॉक और नील का नाम स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप भी कर दिया। इसलिए दूसरी बात है विरासत के साथ विकास। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, हमने अभी तमिलनाडु का चुनाव हारा, हमने अभी केरल का चुनाव हारा, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि ईवीएम में गड़बड़ है। हमने ये कहा कि लोकतंत्र पर हमारा विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को मानती है। ये तीसरी बात है। चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि 2, 3, 4 साल पहले पूरी दुनिया एक वैश्विक संकट में थी। कुछ जो डेवलप्ड कंट्री है वो कह रहे थे कि भाई हमारे इकोनॉमी का क्या होगा, क्या नहीं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री एकमात्र ऐसे थे, उन्होंने कहा कि मुझे पैसे की चिंता नहीं, मुझे 140 करोड़ देशवासियों की चिंता है। हमने अपना वैक्सीन 6 महीने में बना दिया, देश के तो जनता की जान बच गई, साथ साथ 90 देशों में हमने अपना वैक्सीन भेज दिया और गरीब देशों को हमने अपना वैक्सीन फ्री में दे दिया। तो प्रधानमंत्री ने संदेश दिया कि आत्मनिर्भर भारत। हमने अपना ब्रह्मोस्त्र बनाया, हमने अपना तेजस बनाया। किरण जी अभी माननीय राजनाथ सिंह जी महाराष्ट्र में आए थे और महाराष्ट्र में एक अहमदनगर जिला, उसका नाम अभी हमने, जैसे मैंने कहा ना विरासत और विकास भी, तो अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर कर दिया। वहां पे माननीय राजनाथ जी आए थे, रक्षा मंत्री, उन्होंने एक तोप गोले का कारखाने का उद्घाटन किया और हमारी छाती गर्व से इसलिए फूलती है। और जब कारखाने का उद्घाटन हो रहा था उसी समय ये कहा गया कि अभी ये जो कारखाना बन रहा है, यहाँ पे जो तोप गोले बनेंगे, उनके आने वाले 5 साल के ऑर्डर विदेशों से बुक हुई है। यानी आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ हम अपनी डिफेंस सामग्री, डिफेंस वेपन भी निर्यात कर रहे हैं। इस पर ज्यादा प्रकाश मंत्री जी जरूर डालेंगे। बार बार हम अभी ये कहते रहते हैं कि भाई जाते आते समय हम
बातचीत करते हैं। मैं कभी कभी देहात में जाता हूँ तो लोग मुझे रोकते हैं, अरे भाई साहब रुको। मैं बोलता क्या है? नहीं नहीं नहीं, आपने जो किसान सम्मान निधि भेजा था ना वो हमको मिल गया। मतलब क्या है? पारदर्शी राज्य कारभार, राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रथम, आत्मनिर्भर भारत, लोकतंत्र और पारदर्शी कारोबार। हम इसलिए खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला कोई देश है तो वो आपका हिंदुस्तान है। ध्यान में रखो। इतना ही नहीं है, हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शन की सब जानकारी और डिजिटल ट्रांजैक्शन का 30 देशों ने कहा है कि आप हमारे देश में आके डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रारंभ करो। यानी भारत के साथ साथ हम 3 देशों में भी अपना तंत्र विकसित कर रहे हैं। इसलिए पारदर्शी राज्य कारभार। बाकी योजनाओं के बारे में अनिल जी ने बताया, माननीय मंत्री जी भी बताएंगे, लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा जाते जाते, इसलिए कहूंगा कि लोग हमको ये कहते हैं ये धर्मवादी है, ये जातीयवादी है, ये फासिस्ट है, लेकिन मोदी सरकार जी ने पिछले 12 साल में जितनी भी योजना बनाई और योजना का लाभ देते समय कभी सरकार ने ये नहीं पूछा कि आप माइनॉरिटी है इसलिए आपको लाभ नहीं मिलेगा। सही मायने में सर्वधर्म समभाव की सरकार किसने चलाई? तो माननीय मोदी जी ने यह सर्वधर्म समभाव की सरकार चलाई। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मंत्री जी कहेंगे, लेकिन इतना ही जरूर कहूंगा कि हम सौभाग्यशाली खुद को मानते हैं कि हमको एक वैश्विक नेतृत्व मिला है और वैश्विक नेतृत्व मिलने के कारण जहां भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, अभी तक के लगभग 34-35 देशों ने उस देश का सर्वोच्च सम्मान का खिताब माननीय मोदी जी को दिया है। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसे अनिल जी ने कहा, न तो कोई चुनाव है, लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि सेवा के, विश्वास के और सबको साथ में ले जाने का एक तप पूरा हुआ है। और इस तप पूर्ति के अवसर में आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभारी जी, अब जिस कड़ी का इंतजार था, माननीय मंत्री जी 2 लाइन में बोलना चाहूंगा। दोनों मंत्री जी आपके बीच में नहीं। भारत सरकार का सीनियर और डायनेमिक लीडर, इसी में जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में 4 बार चुनाव जीते हैं। 2004 में पहला चुनाव जो है उन्होंने जीता। जब 2004 में, उसका बाद 2014 में, जब 2014 में जब मंत्री बनने का बाद जब स्टेट होम मिनिस्टर, तो मैं जिला अध्यक्ष था, अभी उनका साथ था, तो बहुत लंबा कार्यक्रम चला और अंडमान से उनका लगाव भी है, जुड़ाव भी है। उन्होंने निकोबार का भी दौरा किया था। बहुत यहाँ का समस्या का और विकास कार्यों को भी उन्होंने साझा लेते हुए उन्होंने कुछ विकास का काम का भी उन्होंने बहुत बारीकी से एक चीज को उन्होंने उस समय में पूछा था। ऐसा एक मंत्री हम लोग सब यूट्यूब में, फेसबुक में सब देखते रहते हैं इनको। कभी डंडा लेके पहाड़ में चढ़ते हैं, कभी गौ माता को जो दाना खिलाते हैं, कभी योगा करते हैं, कभी गाना गाते हैं। मतलब इतना सरल, इतना साधारण, इतना सादगी से जो है अपना जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं। ऐसा एक मंत्री किरण रिजिजू जी हम सबके बीच में है। हम सब सम्मान्य मंच, सम्मान्य सभागार, जो बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं, सब जो है आज हम एक किरण रिजिजू जी का जो 12 साल विश्वास विकास जन कल्याण योजना का जो आज तक 12 साल का मोदी जी का
जिस देश के लिए, विकास के लिए जो काम किया, सुशासन और गरीब कल्याण के बारे में मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा अपना संबोधन से इस मंच को संबोधित करें। मैं सभी से निवेदन करूंगा, बुद्धिजीवियों से, हम सब जोरदार ताली बजा के उनको मंच में स्वागत करें। माननीय मंत्री जी। हमारे अंडमान निकोबार के बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट अनिल तिवारी जी, पार्टी के प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी जी, स्टेट बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट मोहन हल्दर जी और वरिष्ठ पार्टी के भी और समाज में काम करने वाले कई अनुभवी और अलग अलग क्षेत्र में जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो व्यापारिक दुनिया का हो, चाहे वो शिक्षण दुनिया के हो, चाहे वो घरेलू काम में हो, अलग अलग क्षेत्र से विशेष लोगों को आज आमंत्रित किया गया है। मैं मानता हूं कि कभी कभी इस तरह से मिलन होते रहना चाहिए। आजकल डिजिटल दुनिया में हम लोग डिजिटली एक दूसरे से इतने जुड़ते हैं कि आत्मीयता नहीं मिलता है, सामने में मिल करके बात करने का, मिलने का मौका मिलता नहीं, और इतना व्यस्त हो गए सब लोग अपने अपने जिंदगी में। तो बाकी जो कार्यक्रम के बारे में डिटेल्स आप लोग को बता ही दिया है, तो उसमें और ज़्यादा रोशनी डालने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं अपने जो दृष्टि है थोड़ा से 5-10 मिनट में मैं जरूर यहाँ आए हैं तो आपको मैं बात करना चाहता हूँ। वैसे जब अंडमान निकोबार कहते हैं तो जहन में बहुत दूर का जगह है ऐसा महसूस होता था। तो मैं बचपन में भी सोचता था कि है तो देश तो एक ही है, भारत देश, तो फिर ऐसा क्यों है कि अंडमान को रिमोट और दूर मानते हैं, लद्दाख कश्मीर को एक कोने मानते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट को बहुत दूर बैकवर्ड मानते हैं। ये एक्चुअली सोच का वजह से होता है। प्रशासनिक व्यवस्था में भी ऐसा था, जो अंडमान निकोबार में किसी IAS IPS ऑफिसर को भेज दिया और 2 साल यहाँ नौकरी कर लिया, तो ऐसा मान्यता है कि वो बहुत रिमोट डिफिकल्ट जगह में सर्विस किया है, इसलिए अगले पोस्टिंग उसको दिल्ली मिलेगा या चंडीगढ़ या गोवा। तो पूरा मन स्थिति ऐसा था कि भारत एक ही देश में कुछ जगह बहुत ही दूर और बहुत ही तकलीफ जगह जहाँ कोई विकास नहीं है, और कुछ जगह जो है वो सेंटर है, ऐसा भारत देश को विभाजित करके रखा हुआ था। अभी जी कुलकर्णी जी बताया कि नॉर्थ ईस्ट को भी बहुत दूर मानते थे, और नॉर्थ ईस्ट वाला भी अपने आप को सोचते थे कि हम लोग तो कहाँ किस दुनिया में रहने वाले हैं, दिल्ली बॉम्बे का हमारा कोई नसीब में नहीं है, ऐसा था। लेकिन 2014 का बाद में आप लोग ने भी देखा होगा वो बदल चुके हैं। अभी तो दिल्ली से आप फ्लाइट लिया 3 घंटे में ईटानगर, मेरे प्रदेश अरुणाचल प्रदेश का राजधानी में सीधा पहुंच जाते हैं। पहले गुवाहाटी आना या कलकत्ता जाना, फिर वहां से फ्लाइट पकड़ के आगे जाना, फिर हेलीकॉप्टर, या फिर 12-15 घंटे फिर हम लोग बाई रोड से चलते थे। तो बहुत लंबा में मैं आपको विस्तृत बात नहीं बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में ये बताना चाहता हूं कि अगर उस समय जो शासन में जो थे, जो सरकार में थे, हमसे पहले जो लोग भी थे, अगर वो थोड़ा सा अपना सोच विचार बदलते तो ऐसा नौबत नहीं आना था। आज तो जो इंटरनेट हम यहाँ यूज करते हैं वही दिल्ली में भी वही है, जो हमारा पास फैसिलिटी है अंडमान में वही मुंबई में भी है, कोई फर्क नहीं। मैं अपने गांव में बैठ के भी काम कर सकता हूँ। पहले तो गांव इसलिए नहीं जाते थे कि गांव जाने से काम छूट जाते थे, दुनिया से कट ऑफ। तो अभी भारत में कोई ऐसा जगह नहीं बचा जो दूर दराज, बैकवर्ड, रिमोट ऐसे कहने के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि चाहे वो फिजिकली हो चाहे डिजिटली हो, पूरा कनेक्ट हो चुके हैं। कांग्रेस के जमाने में तो सरेंडर ही कर दिया था। राजीव गांधी जी ने जब डिक्लेयर कर ही दिया कि 100 रुपया
भेजने से सिर्फ 15 पैसा ही पहुंचता है, कोई समाधान ही नहीं था, वो सरेंडर हम कर चुके थे। लेकिन आज तो एक बटन दबाते हैं और तुरंत इंस्टेंटली सारा चीज बेनिफिशियरी का पॉकेट में, अकाउंट में पहुंच जाते हैं। तो 2024 में जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो शपथ लिया, हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ में हम लोगों ने शपथ लिया, फिर अपना कार्यालय किया और पहला हस्ताक्षर उन्होंने किया किसानों के खाते में पैसा डालने के लिए, किसान कल्याण के लिए पहला फाइल साइन किया और साइन किया, बटन दबाया, किसानों का अकाउंट में पैसा पहुंच गया। तो 2014 में हम जनधन खाते का ये लॉन्च करने के लिए गए थे, तो उसमें कई लोग समझ में नहीं आए। तो पहले तो बोला कि कैसे इतना करोड़ों का अकाउंट खोल सकते हैं। पहले तो ये था ना कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए खुद बैंक में जाते थे और कितना परेशानी के साथ बैंक अकाउंट खोलते थे, और बैंक अकाउंट में उसी का खुलता था जिसका पैसा था। गरीब आदमी, गांव का आदमी तो बैंक अकाउंट से कोई लेना देना नहीं था। तो मोदी जी ने कहा कि हमारा सरकार का पहला काम, हम फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी, यानी कि जो आम लोग हैं जो फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर है, उनको हम फाइनेंशियल व्यवस्था में अंदर लेंगे, सबका अकाउंट खोलेगा। तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि अकाउंट तो खोल दिया, पैसा कहां से आएगा। फिर हम लोगों ने डिजिटल का कार्यक्रम शुरू किया। तो फिर चिदम्बरम जैसे जो कांग्रेस के जमाने में सबसे लंबे समय तक वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, वो ही खुद बोलते हैं कि ये मोदी जी का सरकार जो है डिजिटल बोलते हैं, बैंक अकाउंट का बात बोलते हैं। गरीब लोग कहां से बैंक अकाउंट ऑपरेट करेंगे, डिजिटल पेमेंट कैसे कर सकते हैं, ऐसा मजाक उड़ाते थे। वो सोच के ऐसा, ये पढ़ा लिखा से कोई मतलब नहीं, सब हार्वर्ड से पढ़ के आए। ये पढ़ा लिखा का विषय नहीं है, ये मानसिकता का विषय है, सोचने का तरीका से जुड़ा हुआ चीज है। तो ये तीनों को जोड़ दिया बाद में जैम, पहला जनधन, फिर आधार, सबका आई कार्ड, यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, फिर उसके बाद में मोबाइल के माध्यम से डिजिटल। तो जब जनधन, आधार और मोबाइल, जैम ट्रिनिटी, ये त्रिकोण जब हम लोग ने शुरू किया, तो आज उसका नतीजा है कि प्राइम मिनिस्टर हो या मुख्यमंत्री हो या ऑफिसर हो या आम आदमी, सब बराबर है, सब जुड़े हुए हैं, हम लोग लिंक है, सब बराबर में लेकर के खड़ा किया। इसमें जो लोग स्ट्रेटेजिक सेक्टर में जो लोग स्टडी करते हैं या थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो आपको अनुभव होगा 1947 में हमने आजादी प्राप्त किया और सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने यहाँ फ्लैग जो पॉइंट है जहां मोदी जी ने अच्छा से उसका उद्घाटन किया और शुरुआत किया, फ्लैग अभी 150 फीट का फ्लैग लगाया है, और 1943 में फ्लैग लगाया और 47 में पूरा भारत आजाद हो गया। तो उस समय जो शुरुआत में पंडित नेहरू कोई इलेक्टेड प्रधानमंत्री नहीं थे, मेजोरिटी तो सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा कि ठीक है नेहरू जी को करने दो, उसको कोई एक किसी ने सपोर्ट नहीं किया। गांधी जी ने कहा, इसलिए उसको अनइलेक्टेड अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर करके काम सौंपा। ठीक है, अपॉइंटेड हो, इलेक्टेड हो, लेकिन काम तो मिला है प्रधानमंत्री बनने का, इतना बड़ा देश का सौभाग्य प्राप्त हुए। लेकिन कोई टारगेट, कोई विजन नहीं था। तो 1947 के बाद हम तो सरकार आते गए, 52 में इलेक्शन हुआ, फिर 57 में इलेक्शन हुआ, फिर 64, तो इलेक्शन होते गए, सरकार कांग्रेस का बनते गए। हम तो वैसे ही गरीब राष्ट्र बनकर के आगे बढ़ते गए। मैं जब पैदा हुआ और जब हमने दुनियादारी देखना शुरू किया, तो हम सोचते थे हमारा देश भी कब तरक्की करेंगे, कब हमको भी डेवलप कंट्री कहेंगे, कब हमारा भी आमदनी काफी बनेगा, हमारा भी लोग अमीर राष्ट्र के नाम से लोग देखेंगे, हमारा इकोनॉमी भी कब 7-8% से बढ़ेंगे। तो इकोनॉमी में 2-3% में ही इतना गरीब, इतना बड़ा राष्ट्र, ऊपर से इकोनॉमिक ग्रोथ इतना स्लो, तो राष्ट्र अमीर हो ही नहीं सकता है। तो
जहां भी जगह इंसान जो है एक जर्नी का डेस्टिनेशन तो होते हैं ना। अगर मैं यहाँ अंडमान आ रहा हूं तो मुझे यहाँ श्री विजयपुरम में लैंड करना है, कहाँ जाना है, दिशा तय होते हैं, फिर लक्ष्य होते हैं। ऐसे अंधाधुंध आप नहीं चलते हैं ना कहीं भी। तो हम चल रहे थे लेकिन टारगेट ही नहीं था, तो हम अमीर राष्ट्र नहीं बना। लगभग 60 वर्ष तक कांग्रेस ने शासन किया। तो 2014 में मोदी जी ने कहा ऐसे तो नहीं चल सकता है, इतना बड़ा राष्ट्र, इतना पुराना हमारा इतिहास, हमारा हेरिटेज, हमारा कल्चर, हमारा हिस्ट्री हजारों साल पुराना, ये जो 200-300 साल पुराने देश बने हैं वो अमीर राष्ट्र बन गए और भारत जो है गरीब राष्ट्र बनकर के रह गए। ये हम मंजूर नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने लक्ष्य सीधी एक लक्ष्य खींच दिया कि 2047 जब आजादी का 100 साल पूरा होगा तो भारत को विकसित होना ही है। तो उन्होंने टारगेट सेट किया और जब टारगेट सेट करने के बाद हम लोगों ने पूरा ताकत झोंक दिया और ताकत झोंकने के साथ साथ हमने ये कहा ये सिर्फ सरकार अकेला नहीं कर सकता है, इसमें पूरा भारत का हर एक नागरिक को जुड़ना होगा। काम तो सबको मिलकर करना है। सरकार में तो जिम्मेदारी दिया है, कोई राजा नहीं बनाया किसी को मंत्री सरकार में, वो तो जनता सेवा के लिए दायित्व दिया है, तो हम मिलके ही काम करना है। आज मुझे इतना अच्छा लगता है कि जो 70s, 80s और 90s और 2000 का भी जब तक मोदी जी सरकार नहीं बनाया, चाइना नंबर 1 ग्रोथ रेट 8%, 9%, 10% में वो आगे बढ़ रहे थे और हमको तो मजाक उड़ाते थे हिंदू ग्रोथ रेट करके 3-4%। 2014 में हम आए और 15 में ही हमने चाइना को ओवरटेक किया और हम अभी दुनिया स्लो डाउन में है, 7.7% इस साल में ग्रोथ कर रहा है और चाइना 4.9% और बाकी अमेरिका, यूरोप तो 1%, 2%। तो जो हम सपना देखते थे कि हमारा भी काश ऐसा हो, आज हम जी रहे हैं उसको। अब सोचिए, जो लोग इकोनॉमिक में इंटरेस्ट है उनको मालूम होगा कितना तरसते थे हम लोग भी फास्ट ग्रोथ इकोनॉमिक नेशन बनेगा। तो आज हम जब $4.2 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन गए हैं, दुनिया में इतना क्राइसिस है, तो क्राइसिस का मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए ये भी आपने देखा होगा। उस दिन जब ईरान का अमेरिका और इजराइल का साथ समस्या शुरू हो गया पश्चिम एशिया में, तो हमारा तो अनफॉर्चुनेटली 80% तेल और गैस तो मिडिल ईस्ट से आते हैं, पूरा बंद हो गया। आप सोच सकते हैं हम लोग कितना चिंता में थे, क्योंकि अब तेल बंद हो गया, गैस बंद हो गया, तो क्या करेंगे हम? कोई 2-3 करोड़ वाला देश तो है नहीं, यूरोप जैसे कोई छोटा मोटा ये 50 लाख 60 लाख वाला होता है ना, दुनिया में ज्यादा देश जो है छोटे देश होते हैं। हम तो 140 करोड़ से भी ज्यादा वाला देश है। हमारा कंपेयर में कल्पना जो कर सकते सिर्फ चाइना ही है, बाकी तो कोई सामने में भी नहीं है। और इतना बड़ा देश का जब तेल गैस बंद हो जाएगा तो आप कल्पना कर सकते हैं। आम लोगों ने इतना नहीं सोचा होगा, हम लोग जो सरकार में है इतना टेंशन, इतना चिंता, लेकिन मन में हमको विश्वास था कि मोदी जी हमारा नेता है, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, तो किसी तरीके से वो संभाल लेंगे। तो पहला स्टेप पार्लियामेंट चल रहा था, हम लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया। हमने कांग्रेस वालों सबको कहा कि ऐसे क्राइसिस में साथ देना है सरकार का। हम अपना गलती से अगर फेल हो गया तो हमको आप गाली दे सकते हैं। लोकतंत्र में तो सरकार अगर विफल होता है तो बोल सकता है, लेकिन ये क्राइसिस तो हमने पैदा नहीं किया, ये तो देश के बाहर का क्राइसिस है। और जब लड़ाई होता है, कोई बड़ा समस्या होते हैं, तो किसी भी क्राइसिस में सब एक साथ होता है। पहले में लड़ाई के समय में ऑपोजिशन रूलिंग नहीं होता है, उसमें एक देश होता है। जब हरमुज स्टेट में बंद हो गया तो भी कांग्रेस जो हमको गाली दे रही थी, फिर भी हमने कांग्रेस वालों को कहा कि आप लोग कम से कम ऐसे क्राइसिस समय में भड़काना नहीं है जनता को, आप साथ दीजिए, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं,
आपको साथ देना। हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया और समझाया भी है। तो उसके बाद कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन, हम लोग ने जो कैबिनेट में थे तो हम लोग सोच रहे थे कि आम लोगों को बोझ कम से कम हो। 10 रुपया डीजल और 10 रुपया पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी का सबसे पहले हमने काटा है। तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रपोजल था कि 10 रुपया काटना है, तो इमीडिएटली दिमाग में ये आया कि हमारा सरकार का खजाना जो लोगों के लिए काम करना है उसका क्या होगा। तो जब निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर और उच्च अधिकारियों के साथ हम लोग बैठा, प्राइम मिनिस्टर ने एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हुआ जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, हम लोग 6-7 मंत्री हैं उसमें। तो जब बैठा तो उसमें जो हिसाब बताया कि लगभग 1 लाख करोड़ उसी समय जो सरकार का पास पैसा आना था, जिससे हम रोड बनेगा, रेलवे बनेगा, घर बनाएगा, वो हमने सेक्रीफाइस किया, यानी कि सरकार का खजाना में वो पैसा नहीं आया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन था कि ये लोन हम ले लेंगे, लेकिन हम आम आदमी को बोझ नहीं देंगे। तब जाकर के बाकी देशों में 30%, 40%, 50%, और मैंने देखा कुछ देश है उसमें 100% पेट्रोल का दाम बढ़ा है, डीजल का दाम बढ़ा है। हमारे यहाँ तो आपने देखा होगा 4%, 5%। पूरा इस मिडिल ईस्ट क्राइसिस के समय में इतना ही दाम बढ़ा है। मतलब सरकार ने कितना लोड लिया है। अब इसमें भी कुछ लोग बोलते हैं कि क्यों दाम बढ़ाया। अरे देश में पाकिस्तान में 45-46% दाम बढ़ा है। अमेरिका जो तेल पैदा करता है दुनिया का सबसे ज्यादा, वहां इतना तेल का दाम बढ़ा है। आप जितना भी हमारे पड़ोसी राष्ट्रों का देखिए, आप कंपेयर करके आजकल तो आप खुद ही इंटरनेट में आप पता कर सकते हैं कितना दाम बढ़ा है, और हम तो मुश्किल से 5%। तो ये है प्रॉपर मैनेजमेंट और एफिशिएंट इकोनॉमिक जो मैनेजमेंट का ये नतीजा है कि आम लोगों को तकलीफ नहीं दिया। वैसे कोविड का समय में भी ऐसा हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम आम लोगों को, गरीबों को खाने पीने के लिए हमको व्यवस्था करना होगा, हम कोई हिंदुस्तानी भूखा पेट सोएगा ये हम मंजूर नहीं कर सकते। तो उस समय जो चावल देने का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जब लागू किया, तब भी हम लोगों ने कहा कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों का, पूरा यूरोप और अमेरिका का मिला हुआ पॉपुलेशन, इतना लोगों को फ्री में चावल दाल पहुंचाना है, गांव गांव इतना बड़ा देश पहुंचाना है, कैसे कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि करना ही है, हमको हमारी जिम्मेदारी है। हम ये कांग्रेस का सरकार नहीं है कि रोते रहेंगे, हमको जिम्मेदारी दिया, हमको करना है। ऐसा कितना घटनाएं हैं, मैं लंबा समय नहीं लेना चाहता हूँ इसलिए और उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ। आज के जमाने में, डिजिटल जमाने में आप लोग निगेटिव न्यूज भी देखते हैं, पॉजिटिव न्यूज भी देखते हैं, और ज्यादातर जो निगेटिव है वो ज्यादा प्रचार करते हैं, और फेक न्यूज, झूठ न्यूज इतना फैलाते हैं। अभी मैं उस दिन अरुणाचल गए थे 4-5 दिन पहले, फिर कांग्रेस और ये जो वामपंथी इकोसिस्टम होते हैं देश में, वो बाहर से एंटी इंडियन फोर्सेस का फंडिंग होते हैं, हम लोगों ने कार्रवाई भी बहुत किया है। उन्होंने फिर फेक न्यूज चलाया कि 75 जज को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों को मैं और हमारा जो अभी वर्तमान में कानून मंत्री है, हम दोनों लेकर के लंदन में बैडमिंटन खेलने गए हैं। ऐसा न्यूज चला दिया, और न्यूज चला कम से कम 3 दिन तक। फिर बाद में तय हुआ कि चलो कोई उसका जवाब देंगे। तो बैडमिंटन एसोसिएशन वाला ने कहा कि ये बैडमिंटन स्पोर्ट्स को बदनाम किया इन लोगों ने, तो इसको सबक सिखाना है। फिर PIL फाइल किया हुआ है, तो उसका भी कार्रवाई होगा कोर्ट में। तो इस तरह का झूठ, इस तरह का फेक न्यूज फैलाना ये एक फैशन सा हो गया। दिन भर काम तो करना नहीं, यूट्यूब में आकर गाली देते रहते हैं लोग, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ये कुछ लोग ऐसा होते हैं, देश का ग्रोथ में कोई योगदान नहीं। और योगदान नहीं दे सकता है तो देश को गाली तो मत दो, कम से कम देश तरक्की कर रहा है,
ये रो रहा है, रोज गाली दे रहा है कि हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है। अरे भाई 14 साल पहले 15 साल पहले जो हालत है और आज का हालत को देखिए। इसलिए आज के जमाने में 12 साल लगातार इतना बड़ा देश का 3 बार कॉन्जिक्यूटिव इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनना, ये नेहरू जी के समय में सोच सकते हैं, क्योंकि उस समय आजादी के बाद तो सब एक ही मूड में थे, भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस को वोट दो, काम करे ना करे। बाद में लोगों को समझा कि ये आजादी तो मिल गया लेकिन आगे भी तो जाना है देश को, तो कांग्रेस के हाथ में भारत कोई सुरक्षित नहीं है, आगे नहीं बढ़ सकता है। तब लोगों ने सोचा कि अब मोदी जी को मौका देना है, लगातार मौका देना है। 3 बार इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, और अभी तो कंटिन्यू है, और 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है। तो ये हमारा लक्ष्य है। तो इसलिए हमने आपके बीच में आकर के सोचा कि आप सब कुछ मालूम है, लेकिन हमारा ड्यूटी बनता है कि कुछ खास लोगों से मिलना है और फिर आह्वान करना है कि ये हमारा शुरुआत है, विकसित भारत का हमारा जर्नी है, ये हमारा जो सफर है ये अभी जारी है। मोदी जी का ये सिर्फ तीसरी कार्यकाल हुए हैं, आगे और लंबा हमको तय करना है। हमारा सपना बड़ा है, हमको सरकार में आके बैठना ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो विकसित भारत है। सरकार तो इसलिए बना है कि वो लक्ष्य को पूरा करना हमारा मोदी जी का नेतृत्व में ही होगा। इसलिए हम लोग आप लोगों से लगातार संपर्क में रहते हैं। अध्यक्ष जी ने जैसे बताया कि चुनाव का भाषण नहीं है, ना हमको अभी वोट मिलना है, अभी ना हमको वोट मांगना है। कांग्रेस के जमाने में तो हम तो मालूम है अच्छा से नियम क्या है, हम तो विपक्ष में एमपी थे, खूब चिल्लाते थे कि ये समर में गर्मियों के दिन में सारा जो सरकार में मिनिस्टर एमपी जो है पूरा विदेश में, कोई इधर उधर अफ्रीका यहाँ नहीं, सब यूरोप अमेरिका या कनाडा, सारे के सारे कांग्रेस मिनिस्टर और फैमिली। और मोदी जी ने कहा हमारा सरकार में कोई मंत्री कोई अधिकारी विदेश तभी जाएगा जब देश के लिए उस विदेश में हमको अनिवार्य काम है, बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करना है, वार्ता होते हैं, तब जाना है। कोई जा ही नहीं सकता प्रधानमंत्री का परमिशन के बिना, वैसे भी नियम नहीं है। उस समय तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को तो इंसल्ट करते थे कांग्रेस वाले, बिना पूछ के इधर उधर निकल जाते थे। कभी कभी तो मंत्री जो है फ्लाइट पकड़ के विदेश जाते हैं और प्रधानमंत्री के वहां सिर्फ नमूना के लिए परमिशन का ऐसे फाइल भेज देते थे। कोई इज्जत नहीं था प्रधानमंत्री का। ऐसा कैसे चल सकता है देश कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे और पूरा हुकुम बैकग्राउंड में एक परिवार चला रहे थे। हम लोग तो एक परिवार का कोई खिलाफ ये कोई मतलब नहीं, हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि देश तरक्की करे और देश में जो संविधान है उसका हम रक्षा करते हुए आगे चल रहे हैं। जिन्होंने संविधान को बर्बाद किया वो आजकल संविधान का किताब लेके घूमते रहते हैं, उसको समझ में भी नहीं है किताब उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन एक फैशन सा उन्होंने काम शुरू कर दिया। लेकिन हम लोगों ने अपना काम करने का ठान लिया है। और मैं खुद जैसे बताया गया है, मैं जब होम मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री थे तब भी आया, काफी हमने यहाँ कार्य शुरू किया। मैं जब यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, मेरे पास कई और विभाग थे, तब भी मैंने यहाँ स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए काम शुरू किया। मैं जब लॉ मिनिस्टर थे तो कानून मंत्री बनते समय हमने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और ये जो हमारे जो सीनियर जजेस को हमने कहा कि इसका बंद नहीं हो रहा। तो यहाँ एक हाई कोर्ट का एक बेंच है अंडमान निकोबार के लिए। तो मैं जब लॉ मिनिस्टर थे तो चीफ जस्टिस को भी कहा, कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी मैंने बताया कि यहाँ रेगुलर हियरिंग होना है, न्याय इंसाफ लोगों का दरवाजा के सामने में होना है। और यहाँ का प्रशासन को कहा कि जस्टिस के लिए कोई डिले नहीं होना चाहिए अंडमान निकोबार के लोगों के लिए। तो ये सब काम किया। और मैं जब साइंस मिनिस्टर थे, अर्थ साइंस, चुनाव से पहले मैंने अंडमान निकोबार में जो बारिश कब होगा, धूप कब खिलेगा,
यहाँ तूफान, आंधी, स्टॉर्म कब आने वाला है, ये सटीक बताने का डॉपलर स्टेशन का व्यवस्था के लिए मैं खुद सैंक्शन किया। भूमि पूजन मैंने खुद आकर के किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर जोशी साहब हमारे साथ में पूरा समय रहे, वो सारा कार्यक्रम। तो अंडमान निकोबार के लिए प्रधानमंत्री ने जो एक विजन रखा है उसको पूरा करने के लिए हम लोग भी अपना अपना स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में जो कहा कि अंडमान निकोबार जैसे इतना अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, एक प्रॉस्पेरस रीजन जहां वाइल्ड लाइफ, मैरिन लाइफ का अपना एक लेवल है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। यहाँ का इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए कानून, पूरा नियम पालन करके यहाँ का इकोसिस्टम को कोई बर्बाद नहीं करने के लिए, साथ साथ विकास भी, मॉडर्न दुनिया जैसे कहा ना, विरासत भी विकास भी, और क्लाइमेट के दृष्टि से इसका जो संरक्षण होना है वो भी, और वो रिमोट का टेक खत्म करने के लिए जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, सिक्योरिटी, भारत का सिक्योरिटी, पूरा बे बंगाल का सिक्योरिटी हिंदुस्तान के हाथ में है। ये सब को पूरा करते हुए यहाँ का लोगों का जो व्यापार करने वाले लोग अच्छा जानते हैं कितना संभावनाएं है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी का नई ऊंचाई छुएगा। सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा प्रोजेक्ट का जो कल्पना किया है, कितने एक्सपर्ट ने मिल करके इसको लॉन्च किया है। तो हिंदुस्तान का तरक्की देख करके कुछ लोगों को तकलीफ होने के लिए हम तो पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे, सचमुच इन्होंने फिर अपोज करना शुरू कर दिया। तो हम भी तो आज डाइव लगाया है यहाँ सागर में, लेकिन हमने डाइव लगाया है वो अंदर में सुंदरता, सागर का अंदर में जो जीव जंतु है, जो वैरायटीज ऑफ फिशेस, कोरल्स, जो लाइफ है, उसका रिचनेस, उसका वैल्यू को समझने के लिए हमने डाइव किया। लेकिन दूसरे वाला ने भी आके डाइव लगाया प्रोजेक्ट को बर्बाद करने के लिए, वो तो गलत प्रचार करने के लिए, यहाँ का प्रमोट करने के लिए नहीं, प्रमोशन के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए, तस्वीर खींचने के लिए डाइव लगाया। ये तो ठीक नहीं है। देश का विरुद्ध इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। हम तो बार बार कहते रहते हैं ऐसा मत करो। ये कोई मजाक तमाशा करने का विषय नहीं है। इसको हम सीरियसली अपना जीवन काल में ही हमको विकसित भारत के साथ साथ विकसित अंडमान निकोबार देखना है। इसलिए ये रिमोट, बैकवर्ड, एकदम आइलैंड के बीच में वो नहीं, ये तो केंद्र बिंदु बन जाएगा। और यहाँ तो क्वालिटी टूरिस्ट ही आना चाहिए, गंदगी फैलाने के लिए नहीं। गंदगी तो बिल्कुल नहीं। यहाँ तो बाद में जाके देखिए, आपका जो लोग बिजनेस करते हैं, आपका तो इतना स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। ओनली क्वालिटी टूरिस्ट, अच्छा सिटीजन जो है, अच्छा नागरिक है, वो यहाँ आएंगे। यहाँ आकर के हंगामा करने वाला, गंदगी फैलाने वाला, प्लास्टिक फैलाएगा, उनको मना कर देना कि आप मत आइए। यहाँ जो है अच्छा चीज खिलाइए, आप आइए, पैसा खर्चा कीजिए, आइलैंड के लोगों का व्यापार में मदद कीजिए। यहाँ लूटने के लिए मत आइए, यहाँ देने के लिए आइए। ऐसा अंडमान निकोबार मोदी जी के नेतृत्व में बनाने वाले हैं। तो इसलिए जो बुद्धिजीवी है, यहाँ के जो इन्फ्लुएंशियल, यहाँ के एक्सपर्ट, डोमेन एक्सपर्ट, यहाँ का सीनियर सिटीजन, यहाँ का यूथ, वुमेन, सबका दायित्व बनता है कि आपका इतना खूबसूरत अंडमान आइलैंड को, अंडमान निकोबार का पूरा ये द्वीप समूह है, इसको दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह बनाए के रखना है, विकसित भी करना है, यहाँ का वैल्यू को भी बचाना है। ये पैरेलल चलता है। तो इसलिए आप लोग यहाँ आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। भविष्य में आएंगे, मैंने सोचा है कि इस बार तो मैं अकेला आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अंडमान में अकेला आना तो बड़ा नुकसान है। अपना पत्नी को लेके आना चाहिए। और जो जवान वाला लोग तो कपल में आ सकते हैं, हम लोग तो शादीशुदा लोग हैं, तो अपना पत्नी को लेकर के आना चाहिए। क्योंकि इतना खूबसूरत जगह मैं ही सिर्फ देखूं ये ठीक नहीं है। मेरे बीवी भी देखना चाहिए, बच्चे भी देखना चाहिए, और लोग भी देखना चाहिए।
अभी मैं सिर्फ देख करके कहानी बताएगा, तस्वीर देखने से तो उल्टा मैं गाली खाएगा टीवी से। खुद इतना देख के आया, हमको लेकर गया ही नहीं। इसलिए अगले बार आऊंगा तो अपना परिवार को लेकर के आऊंगा, फैमिली लेकर के आएंगे तो मुझे लगता है कि जस्टिफाई होगा फिर मेरा विजिट। मैं तो तीसरी बार चौथा बार आया है, लेकिन मेरे फैमिली कभी भी नहीं आया। तो अगले बार फैमिली के साथ आऊंगा। आप लोगों को मिलकर के बहुत अच्छा लगा। हमारा पार्टी के अध्यक्ष अनिल तिवारी जी और टीम ने आप लोगों से संपर्क किया। कल मैं अपने वरिष्ठ कुछ लोगों से मिला, पद्मश्री हमारे जो यहाँ के जाने माने लोगों से मेरा मुलाकात हुआ और यहाँ के अधिकारियों से भी मिला। ओवरऑल मैंने देखा है, आज भी मैं स्वराज द्वीप में जो टर्मिनल वगैरह जो बना रहे हैं उसका भी जायजा लिया है। बहुत अच्छा काम हो रहा है तेजी से। जो पहले कुछ लटक के बैठा था सब क्लियर हो गया, अभी तेजी से काम हो रहा है। तो मोदी जी दुनिया का एक सबसे प्रसिद्ध डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड आज लीडर बन गया है दुनिया का, और हमारा देश का सबसे लंबे समय तक वर्तमान में कंटिन्यू कर रहे हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये मेरे लिए, ये सब एक दूसरे के लिए खुशी का ये पल है, मैं मानता हूँ। सब ये खुशी का पल है सबके लिए। तो क्योंकि वो हमारा नेता है, अगर विश्व का सबसे प्रसिद्ध नेता भारत का प्रधानमंत्री है, उसमें तो सबको खुशी होना चाहिए। इसलिए उस उपलब्धि के साथ साथ 12 साल हमारा सरकार पूरा भी हो गया। मोदी जी के नेतृत्व में 12 साल होने पर मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आपके भविष्य के लिए, आपके परिवारजन सबका खुशी के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मंत्री जी। आपका संबोधन में इतना सरल 12 साल को आपने छोटा सा माला में आप रोक दिया। माननीय मंत्री जी ने जो भाषण छोटा सा संबोधन में उन्होंने समझाने का प्रयास किया, मोदी जी का अगर सरकार है तो ये देश सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित है। आज जो विश्व भर में जो समस्या है उसका समाधान अगर भारत में अगर कोई है तो मोदी जी की सरकार है। उसने वो सरल भाषा में हम लोग को मार्गदर्शित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका साथ में मंत्री जी ने अंडमान का सुंदरता को और अंडमान की विकास को वो छोटा सा भाषण में उन्होंने वर्णन किया। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय को। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमन करता हूं। अब कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जाते हुए मैं इसके बाद क्लास में 2-4 मिनट तो अब समापन की ओर इस कार्यक्रम को ले जाएंगे। मैं समापन भाषण के लिए प्रदेश के महामंत्री तरंगो कुमार डाली जी से अनुरोध करता हूं, वो आके अपना समापन भाषण दे। इसका बाद हमारा राष्ट्रीय गान का साथ में जो है हम भोजन का व्यवस्था है। सभी बुद्धिजीवी, सभी अतिथिगणों से मुझे निवेदन है, सभी जो है भोजन करके ही यहाँ से जाइएगा। मैं तरंगो कुमार डाली जी को मंच में आमंत्रित करता हूँ समापन भाषण। नमस्कार। मंच पे उपस्थित भारत सरकार के मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी को मैं अपने दिल की अंतःकरण से धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे बीच आए और हमारे द्वीपों के इस सुंदरता के बारे में उन्होंने बात की, और हमारे द्वीपों में जितने भी आज के दिन में जो डेवलपमेंट हो रही है उनके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि वो हमें ये स्वागत दिया है। बहुत सारे
अंडमान निकोबार में, जो आज उसके फल हमें मिल रहा है। साथ ही साथ मैं अपने प्रदेश के अध्यक्ष श्री अनिल तिवारी जी, जो इस प्रोग्राम करने के लिए मोदी जी का 12 साल जो पूरे हुए हैं और आप सभी प्रबुद्ध लोगों को यहाँ बुलाया है और उनके मार्गदर्शन में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं हमारे दीपों के प्रभारी श्री रघुनाथ कुलकर्णी जी, उनको भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो आकर हमें मार्गदर्शन किया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं इस कार्यक्रम के संयोजक श्री मोहन हल्दर जी, जो इस पूरे कार्यक्रम को 12 साल मोदी जी का इस प्रोग्राम को जो आगे लेके जा रहा है और इस प्रोग्राम को दायित्व के साथ कर रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आज के जो कार्यक्रम है प्रबुद्ध लोगों की सम्मेलन, इस कार्यक्रम के जो इंचार्ज है श्री रामदास, हमारे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, और श्री जी परमाशिवम, जो हमारे महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया और इस तरह से एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजित किया। इसके लिए मैंने के रामदास और परमाशिवम जी को दिल के अंतःकरण से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आप सब प्रबुद्ध लोग जो यहाँ पर हमारे आमंत्रित से उपस्थित हुए हैं, उन सभी को फिर से मैं अपने दिल के अंतःकरण से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आगे लेके जाने के लिए जो हमें इस सभागार का हमें दिया है श्री गिरीश अरोड़ा जी और उनका धर्मपत्नी श्री प्रणम अरोड़ा जी, उनको भी दिल के अंतःकरण से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम को चलाने के लिए, इनको सहयोग करने के लिए हमारे युवा मोर्चा के टीम को और हमारे सभी मोर्चा जिसने भी इस कार्यक्रम को चलाया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें सहायता किया है। साथ ही साथ मैं हमारे महिला मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी अनीता जी, रूबीना जी और संध्या लाल जी, इन तीनों को एक विशेष धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस प्रोग्राम को चलाने के लिए जो सहयोग किया है। फिर से एक बार आप सभी प्रबुद्ध लोगों को और हमारे बीच मंत्री जी आए हैं, इन सभी को एक बार धन्यवाद देते हुए मैं कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।